Hello students, this is Ruby from Super 20 Institute. In today's class, we are going to study about solubility. So, what is solubility? It is the maximum amount of solute which dissolve in a specific amount of solvent. So, what is solubility? It is the maximum amount of solute which dissolved in a specific amount of solvent. Okay, as we all know that solute plus solvent makes, or we can show it as solution. Okay, so write it down. In this chapter, we are going to study about solubility. Solution की बात कर रहे हैं हम, तो first is solubility of solid in liquid, then solubility of gas in liquid. तो इन दो पोर्शंस को हमें स्टडी करना है, solubility of solid in liquid and solubility of gas in liquid. Okay, so the solubility of a solid in the liquid, right, having solubility of solid in liquid. So it is basically depend upon the principle that is called like dissolve like. Like if we have a polar component, then it will be dissolved in polar solvent. Polar solute will be dissolved in polar solvent, and non-polar will dissolve in non-polar solvent. तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? लाइक हम देखते हैं NaCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज इट इज ऑल्सो आयनिक और पोलर एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर, एंड HCl डिसॉल्व हो जाता है वाटर में. क्यों? बिकॉज वाटर इज पोलर, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, एंड इन HCl दिस इज पार्शियली नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर है, सो HCl विल डिसॉल्व इन वाटर. ओके, इसी तरह अगर हम ऑयल को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज ऑयल इज नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर, एंड वाटर इज पोलर इन नेचर. सो जो हमारा ऑयल है, अगर इफ वी टेक बेंजीन एज अ सॉल्वेंट, तो ये जो हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है, इट इज नॉन पोलर इन नेचर, so oil will dissolve in benzene. Okay, so this is some example of like dissolve like. Okay, polar dissolve in polar, non-polar dissolve in non-polar. Now let us talk about dissolution process. So what is dissolution? Dissolution related to something that we dissolve in a solvent. Okay, so
solute molecules dissolved in solvent. ओके, तो क्या होता है? The concentration of solution, there is formation of solution, the concentration of solution increase. This process is called dissolution. This process is called dissolution. Okay, so write it down. So let us consider a solution. हमारे पास एक बीकर है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वाटर, एंड हम इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं. दिस इज सोल्यूट पार्टिकल्स. तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस होंगे. फर्स्ट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एंड सेकंड इज क्रिस्टलाइजेशन. तो क्या होगा, हम जब इस वाटर सॉल्वेंट में कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, these particles of solute goes to the mix with solvent and form a solution. तो क्या होगा, जितने जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको मिक्स होना होगा, वो मिक्स हो जाएंगे एंड कंसंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. हियर कंसंट्रेशन भी इंक्रीज. तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन. तो यहाँ पे दो प्रोसेसिंग होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ मिलकर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा तो डिसोल्यूशन होगी, एंड सेकंड प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन होगी. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास एक ग्रुप है पेंटर्स का, जो सबको पेंटिंग पसंद है, वो सारे जो लोग हैं वो उस ग्रुप में आ रहे हैं. बट आफ्टर दैट क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग भी आए जिनको पेंटिंग नहीं पसंद, उनको म्यूजिक पसंद है, तो वो वाले लोगों ने अपना ग्रुप जो है वो डिफरेंट बना लिया. तो इनमें से सब जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको जैसे मैंने बोला पेंटिंग नहीं पसंद होगी, तो वो उस ग्रुप को छोड़ के चले जाएंगे. दैट मीन्स कि वो सोल्यूशन को छोड़कर सेपरेट हो जाएंगे. टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट वाले जो ऐड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और सेकंड वाले हैं जिनको जो ये सोल्यूशन को छोड़कर लीव आउट हो रहे हैं. तो वो वाले जो लीव आउट हो रहे हैं जिनको, वो सारे क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे. ये वो वाले सोल्यूट है जो मिक्सअप हो रहे हैं, एंड ये वो वाले सोल्यूट है जो यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, जो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहे. ओके, सम सोल्यूट particles leaves out the solution, and यहाँ पे लिखो some solute particles dissolved in solution in solvent. Okay, and some solute particles leave out the solution, and the process is called crystallization. ओके, तो कुछ तो मॉलिक्यूल थे वो मिक्स हो गए, और कुछ जो थे उन्होंने सोल्यूशन को लीव आउट कर दिया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ओके, अब क्या होगा, एक टाइम हमारे पास ऐसा आएगा जब हमारे पास डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में होंगी. मीन्स कि हम जितने मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं सोल्यूशन में, सोल्यूट के सॉल्वेंट में, तो
उतने ही ज़्यादा लीव आउट होंगे. ओके, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स adding is equals to number of solute particles leaving the solution. ओके, तो ये जो कंडीशन होती है जहाँ पे दोनों प्रोसेसेस जो है वो इक्वल हो जाती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम and this equilibrium is static in nature, not dynamic. Sorry, this equilibrium is dynamic in nature. Dynamic in nature, not static. What is static? Static is stationary और जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती. डायनामिक इज इन द मोशन. जो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है ये हमेशा मोशन में रहेगा. दैट मीन्स कि नंबर ऑफ particles of solute that is entering is equals to the number of particles of solute that is leaving the solution. बट वो स्टॉप नहीं हो रहे, उन्होंने बैलेंस करके रखा हुआ है. जितने एंटर हो रहे हैं उतने ही लीव हो रहे हैं. तो मोशन तो चल रहा है बट क्या हो रहा है वो इक्विलिब्रियम में है. ओके, सो note it down. So the equilibrium will be represented as solute plus solvent will be, this symbol is used for equilibrium, will be in equilibrium with the solution. Okay, so इसके बाद हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे ना तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड होंगे, ना ही वो लीव करेंगे, ना ही वो एंटर करेंगे. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनता है तो क्या होता है, तो लिखो when no more amount of solute will be added to solvent. लेट अस सपोज हमने एक बीकर लिया, एक ग्लास लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं. तो हम शुगर को डिसॉल्व करते जा रहे हैं एंड शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. जो हमारा शुगर सिरप था वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, वो थोड़ा थिक सा दिखाई देने लग पड़ा. पहले क्या था वो ट्रांसपेरेंट था. तो एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी होगी हमारे पास जब जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होना बंद कर देंगे. तो जो शुगर होगी वो सारी नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी. जो एक्स्ट्रा शुगर अब हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं तो वो शुगर जो है वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी. दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, व्हेन नो मोर सोल्यूट पार्टिकल्स विल बी एडेड टू द सॉल्वेंट. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड. जब हम जितने हो सकते थे उतने डिसॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं, बट अब इससे एक्स्ट्रा उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे. ओके, सो नोट इट डाउन. Now we have to study about the effect of temperature and pressure, okay, on what, on solubility. Okay, so first of all let us talk about pressure. Pressure do not have any significant effect on solubility.
सॉलिड की बात कर रहे हैं, गैस की बात नहीं कर रहे, सॉलिड को जब हम डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, प्रेशर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा सॉल्युबिलिटी को। प्रेशर डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ओके, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर, so note this point. ओके, सो जो हम अभी ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इक्विलिब्रियम विल बी डिपेंड्स अपॉन Lee-Chatelier principle. So what is Lee-Chatelier principle? According to this, अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हमारा कोई सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आप इस सिस्टम में कुछ चेंज करते हो, लेट अस सपोज आप यहाँ पे सॉल्वेंट की जो वैल्यू है, सॉल्वेंट को जो जितना कंसंट्रेशन हम इसकी ले लिया, अगर उसको आप इंक्रीज करते हो, तो जो हमारा चेंज होगा इक्विलिब्रियम में वो इस तरह से होगा कि वो इस इक्विलिब्रियम को बैलेंस कर दे। अगर आप यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो तो जो सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनी न्यू चेंज इन द इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी नया चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कुछ इस तरह से सेट कर देता है कि जो नया चेंज हुआ है वो उसको बैलेंस कर सके। ओके, अब देखो हमारे पास टू प्रोसेसेस होती हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक एंड सेकंड इज एक्सोथर्मिक। ओके, it was represented by delta H of solution. So heat of enthalpy for एंडोथर्मिक के लिए हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्सोथर्मिक के लिए हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है। ओके, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा H of solution will be greater than 0 एंड यहाँ पे डेल्टा H of solution will be less than 0। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक के लिए है, ये एंडोथर्मिक के लिए, और आपको ये याद रखना है किस केस में पॉजिटिव वैल्यू है, किस केस में नेगेटिव वैल्यू है। ओके, सो जब हम सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो क्या होता है, बॉन्ड बनना स्टार्ट होते हैं और एंड जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ पे लिखो बॉन्ड्स फॉर्म। तो जब हम बॉन्ड बनाते हैं, जब नया बॉन्ड बनता है तो हमारे पास हमें हीट रिलीज होती है या फिर हीट को गेन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जब बॉन्ड बनते हैं ऑन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स हीट एब्सॉर्ब, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एंडो का मीनिंग है हीट एब्सॉर्ब एंड यहाँ पे हीट इवोल्व। आप ऐसे याद रख सकते हो, एंडो इन मतलब इन मींस हीट एब्सॉर्ब हो रही है, तो जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो हमें खुद से हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक इन नेचर एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव। ओके, एंड जब हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, जब हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो क्या होगा, हीट इवोल्व, हीट रिलीज होती है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, एक्सो एंड डेल्टा H विल बी नेगेटिव। ओके, नाउ हम इफेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर का। सो देखो
Effect of temperature on solubility. So हमारे पास टू कंडीशन है. when solubility process is endothermic in nature. Endothermic in nature. तो क्या होगा अगर ये एंडोथर्मिक इन नेचर मींस कि ये हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो सब जब हम इस कंडीशन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए. देखो एंडोथर्मिक मींस हीट एब्सॉर्ब. So if we increase, okay, this symbol is used for increase. If we increase the temperature, so solubility will increased. ये आपको याद रखना है. Why? Because हमारी ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है और इसकी रिक्वायरमेंट है हीट को एब्जॉर्ब करना. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मींस कि हम बाहर से हीट इंक्रीज कर रहे हैं और ये एब्जॉर्ब कर लेगा सिस्टम, तो क्या होगा सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज. सो अगर हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस की जगह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है देन क्या होगा. देखो देन solubility process is exothermic in nature. So delta H will be negative means कि यहाँ पे क्या होना चाहिए heat evolved या heat release होगी. So on increasing the temperature, अगर हम temperature increase करेंगे तो system और heat absorb करेगा, बट हमें तो evolve करनी है, तो क्या होगा solubility decrease होना start हो जाएगा. So on increasing temperature solubility decreased. Okay, so note these points. Effect of pressure हमने स्टडी कर लिया है. नाउ अब हम पढ़ेंगे solubility of a gas in a liquid. तो अब हमें पढ़ना है solubility of gas in liquid. तो क्या आप मुझे ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जहाँ पे गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है. solubility of gas in liquid. फॉर एग्जांपल आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है जब आप उसका जो कैप है बोतल का कैप ओपन करते हो तो गैस रिलीज होती है ना. तो वो एग्जांपल है हमारा गैस डिसॉल्व इन लिक्विड. एग्जांपल beverages, cold drinks. ओके, सो अब हम solubility of gas in liquid में ही पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन solubility. ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट अ लॉ दैट इज वेरी फेमस लॉ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज हेनरी लॉ. very important, Henry law. So according to this law, the solubility of a gas in a liquid
the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to what? The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas on the surface of what? That liquid. Okay. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की रिजॉल्व होने की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा, जितनी हम प्रेशर के साथ गैस को कंप्रेस करेंगे लिक्विड के साथ, उतना ही वो मिक्स होती जाएगी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज। सो क्या ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सो जो हमारी सोल्युबिलिटी होती है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो मैंने आपको कल की क्लास में आपको बताया था कि दिस इज मोल फ्रैक्शन एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड काई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ this pressure is directly proportional to mole fraction। तो यहाँ तक नोट करो। नाउ अब हमें इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करना, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाना है। सो t इज इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनल को हमने रिप्लेस किया k डैश काई। ओके, नाउ इफ द वैल्यू ऑफ दिस k डैश इज 1/kh, तो आपके पास लो क्या बन जाएगा दिस, एंड दिस kh इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। ओके, सो नोट करो यहां तक। ये स्टेटमेंट नोट कर ली। लिखो यहाँ पे दिस इज पार्शियल प्रेशर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड काई मोल फ्रैक्शन and this is partial pressure। ओके, और कौन सा कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, इसको हम रिप्लेस करेंगे 1/k डैश के साथ। ओके, अब दिस 1/k डैश विल बी इक्वल्स टू kh, राइट। सो दिस इज योर हेनरीज लॉ। ओके, अब देखो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर एंड दिस मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kh। ओके, एंड kh जो है दैट इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। सो दिस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। आपको एग्जाम में ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, व्हाट इज हेनरी लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस। तो पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, देन आपको ये राइट करके बताना है, फिर उसके बाद आपको इसकी एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करना है। सो अब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इसकी। ये जो हमारा KH है, KH have different values
different gases. Okay, and if temperature increase, solubility will decrease. ओके, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज ये जो हमारा KH है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द वैल्यू ऑफ KH विल इंक्रीज. अगर KH इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी. एंड अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और हमने हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. सो इफ मोल फ्रैक्शन विल डिक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज एंड अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है दैट विल आल्सो डिक्रीज. तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये वाला पॉइंट ये एंड दिस पॉइंट. ओके, जैसे KH हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट गैसेस, लाइक हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, नाइट्रोजन की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू भी डिफरेंट होगी. ओके, सो यहाँ तक नोट करो. तो ये जो हमारा वैल्यू थी कि KH जो है वो इंक्रीज होता है एंड सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, तो उसके हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, फिश का एग्जांपल. सो एक हमारे पास क्वेश्चन होता है, बाय फिशेस प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर. तो हमने अभी पढ़ा था कि जो हॉट वाटर होता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी. एंड फिशेस जो है, फिश इनटेक्स डिसॉल्व ऑक्सीजन. तो जो फिश होती है, जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो फिशेज होती है हम गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट जो फिशेज होती हैं ये जो ऑक्सीजन ले रही होती हैं इट विल डिसॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का इंटेक करती हैं फिशेज. तो अगर हमारी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो मोर ऑक्सीजन विल बी डिसॉल्व इन वाटर. तो क्या होगा कि जो फिशेज होंगी वो प्रेफर करेंगी टू लिव इन कोल्ड वाटर. क्यों, बिकॉज ये है हमारे पास इक्वेशन KH5. सो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी KH वैल्यू भी इंक्रीज होगी. अगर KH वैल्यू इंक्रीज होगी तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज. इफ मोल फ्रैक्शन डिक्रीज, पार्शियल प्रेशर आल्सो डिक्रीज एंड सॉल्युबिलिटी विल आल्सो डिक्रीज. सो अगर फिशेस को डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता है, फिशेस डाई होना स्टार्ट हो जाती है. तभी जब हम फिशेस को वाटर से बाहर निकालते हैं तो फिशेस जो है दे विल डाई. ओके, so now comes to application part. Application, again this is very important part. So first application is Henry law is used in the manufacturing of cold drinks. Okay, first application is this law is applicable in the manufacturing of cold drinks bottles. In manufacturing of cold drinks or beverages. ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, ये हमारी सपोज कोक की बोतल है, तो हम यहाँ से जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, मोर इज द प्रेशर, मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन.
तो क्या होता है, जैसे ही हम आप एक कोक की बोतल खरीदते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे कि हम उसके कैप को ओपन करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है। प्रेशर रिलीज होता है तो ये जो गैस बबल्स हैं ये एस्केप कर देते हैं सरफेस को, ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई द सरफेस ऑफ द लिक्विड राइजेस। ओके, ये डेली लाइफ में एप्लीकेशन यूज होती है आपकी। ठीक है, जब आप बोतल का ढक्कन रिलीज करते हो तो प्रेशर रिलीज होता है, तो ये जो लिक्विड है ये राइज होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ सेकंड एप्लीकेशन इज स्कूबा डाइवर्स। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं दे विल गोस टू डीप इनसाइड द सी। तो वो सी के बहुत ही डीप जाते हैं। तो क्या होता है, सी के सरफेस में जब आप डीप जाते हो, बहुत ही डीप जाते हो, डीप इन सी, तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ओके, सो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, तो बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। सो सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी, जो हमारे सी वाटर में गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस will also very high, solubility of gases will also be very high। तो क्या होता है, अगर solubility of gases हाई है एंड जो हमारा स्कूबा डाइवर है वो बहुत डीप इनसाइड में जा रहा है सी में, तो क्या होगा, उस पे उसके लंग्स पे जो प्रेशर होगा वो एक्सर्ट होना, बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो उससे क्या होगा, उसके लिए जो लंग्स होंगे तो ये इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये पिचकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो अपनी पीठ पे कंटेनर को कंटेन करते हैं। ओके, वो कंटेनर लेके साथ जाते हैं। तो उस कंटेनर में क्या होता है, हीलियम गैस प्रेजेंट होती है, हीलियम गैस। और या तो मिक्सचर होगा थोड़ा सा, उसमें कुछ परसेंटेज O2 की होगी, नाइट्रोजन की होगी। तो वो क्यों लेके जाता है, जब वो डीप जाएगा तो प्रेशर एक्सर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लंग्स जो है वो भी कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो गैसेस होंगी ये भी, इनका जब नीचे जाएगा तो इनका भी प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, वेरी हाई प्रेशर। सो बाहर से जितना प्रेशर लग रहा है, अब उतना ही प्रेशर जो है हमारा वो इनसाइड से भी लग रहा है, वो इसको इनहेल कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे लंग्स पहले ऐसे हुए थे अब वो ऐसे होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितना ही बाहर से लग रहा है उतना ही अंदर से लग रहा है। तो ये जो लंग्स होंगे अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, तो वो अपने साथ हीलियम गैस लेके जाता है। अब क्या होता है, जब वो डीप से आ रहा है सरफेस की तरफ, सो व्हेन द स्कूबा डाइवर इज कमिंग टू द सरफेस, अब ये सरफेस पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, pressure will start decreasing। अब pressure decrease होना start हो रहा है, that means solubility also decreases, solubility also decreases। अब solubility decrease हो रही है तो इसके रिजल्ट से क्या होगा, as a result of this, as a result of this क्या होगा, formation of bubbles of gas। तो जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो गैस जो होगी वो ब्लड वेसल्स को छोड़ के रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वो रिलीज होना स्टार्ट होगी तो बबल्स की फॉर्मेशन होगी, एंड ये जो बबल्स होते हैं इट विल ब्लॉक्स आर ब्लड वेसल्स, इट रिजल्ट्स इन ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और आर्टरीज। सो दिस कंडीशन इज वेरी पेनफुल। तो जो हमारा स्कूबा डाइवर होता है उसकी बॉडी में बहुत ही शार्प पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैंड्स एंड इट इज वेरी पेनफुल कंडीशन। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स है वो अपने साथ कंटेनर में हाइड्रोजन गैस लेकर जाते हैं एंड हीलियम गैस लेकर जाते हैं, हीलियम गैस, ताकि वो इस कंडीशन से बच सके। ओके, नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज
we know that when we goes to high altitudes, जब हम पहाड़ों वाली साइड जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो गैसेस होती है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं. दैट्स वाई हाई ऑल्टीट्यूड पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है. एट हाई ऑल्टीट्यूड्स pressure is very low. तो प्रेशर लो होने की वजह से क्या होगा, सोल्युबिलिटी भी ऑल्सो लो. सोल्युबिलिटी इज ऑल्सो लो. तो क्या होता है, इसकी वजह से जो हाई ऑल्टीट्यूड्स मींस हिल स्टेशंस पे लोग रहते हैं एंड जो क्लाइंबर्स होते हैं जो एक्टिविटीज करने के लिए हिल स्टेशंस पे जाते हैं, उनके जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही लो होता है. सो पीपल लिविंग देयर, और यहाँ पे कौन जाता है, क्लाइंबर्स जो एडवेंचरस होते हैं, हैव वेरी लो कंसंट्रेशन, very low concentration of oxygen, very low concentration of oxygen in their blood. तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होने की वजह से क्या होता है, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होना स्टार्ट हो जाती है. सो देयर थिंकिंग, ये हमारे माइंड में इफेक्ट करती है, ऑक्सीजन का लेवल लो होने की वजह से थिंकिंग एबिलिटी लो होना स्टार्ट हो जाती है. सो देयर थिंकिंग एबिलिटी विल बी लो. ओके, सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एनेक्सिया. तो ये हमारी 3 एप्लीकेशंस थी हेनरी लो की, नोटेड डाउन. So people living there or climbers have very low concentration of oxygen in their blood, so their thinking ability will be low. Okay, यहाँ पे उनके माइंड में कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है. So this condition is called, this condition is called anoxia or unable to think clearly. So these applications are very important. एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ओके, यहाँ पे हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा. क्या इफेक्ट पढ़ा था हमने, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. प्रेशर का तो हमने पढ़ लिया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. टेम्परेचर का क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज solubility decrease on increasing temperature. एंड प्रेशर का क्या पढ़ा हमने, इफेक्ट ऑफ प्रेशर solubility increases on increasing pressure, and this is explained through Henry law. तो यहाँ पे solubility जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के
यहाँ पे solubility will be directly proportional to pressure. Okay, so this is all for today's class. तो हम next class में discuss करेंगे vapor pressure of liquid solutions. Okay. तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस. सो वैसे वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर जो हमने अभी प्रोसेसेस पढ़ी थी कौन कौन से? डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये जो सारी हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी ना, इनकी एक कंडीशन थी कि यहाँ पे टेम्परेचर, वेपर प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए. तब हम इन फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं. जब हमारे पास वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर हमारे पास सेम होता है तब हम डिसोल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन सब की बात करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि इन कंडीशन पे हम सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं. बट अगर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी तो सोल्युबिलिटीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा. ओके, सो वेपर प्रेशर क्या होता है? लेट अस सपोज आपने कंटेनर लिया है, एक बीकर लिया है, उसमें आपने कुछ लिक्विड डाला हुआ है एंड आप इसको हीट कर रहे हो. दिस इज वायर होस एंड दिस इज योर बीकर. तो आप इसको हीट कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या होगा? जो लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनको हीट मिलेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये सरफेस को एस्केप करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, सपोज ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, तो क्या होगा? ये सब जाके जब वेपर्स करना स्टार्ट हो जाएंगे, जब ये एस्केप करेंगे मॉलिक्यूल सरफेस से, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये जो वेपर मॉलिक्यूल है यहाँ जाके स्टिक्स हो जाएंगे. ओके, गैस मॉलिक्यूल और इन ये जो गैस मॉलिक्यूल है, दीज आर प्रेजेंट इन वेपर फॉर्म. ओके, तो क्या होगा? ये जो वेपर्स होंगे ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देंगे इस सॉल्यूशन के सरफेस पे. ओके, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. तो कल की क्लास में हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर द क्लास.